और उसके टीचर उससे काफी परेशान रहते थे, लेकिन वो उसे कुछ कह भी नहीं पाते थे क्योंकि वो साला पढ़ाई में काफी स्मार्ट था और उसकी ग्रेड्स काफी अच्छे आते थे। तभी एक दिन वो इंसेक्ट का जार स्कूल में लेकर आता है और उसका टीचर तो उससे वैसे ही बहुत परेशान था। उसे तो बस मौका चाहिए था उसे पनिश करने का, और उसे वो मौका मिल जाता है। आज वो उसका जार छीन लेता है उससे और उसे कहता है ये सब यहाँ लाना अलाउड नहीं है, और उसे फिर स्टिक से मारकर उसके बम लाल कर देता है। और उसके टीचर को इसमें बहुत मजा आ रहा था। उसके बाद वो अपने टीचर से अपना जार वापस मांगता है, लेकिन वो उसे नहीं करता और उसे और पनिशमेंट देता है। वो फिर उसे रोजाना 100 पेजेस की अपॉलॉजी लिखने के लिए देता था। ऐसे ही बहुत दिनों तक चलता है। फिर वो जाकर अपने टीचर से झुक कर बोलता है, प्लीज आप मेरा जार वापस कर दीजिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे लिए। वो कहता है अच्छा वो जार, वो तो मैंने कूड़े में फेंक दिया, अगर तुम ढूंढ सको तो ढूंढ लो। अब वो सिटी डम में जाकर उस जार को पूरी रात दिन ढूंढता है और आखिर में जाकर वो उसे ढूंढ लेता है और उसमें देखता है तो एक स्पाइडर था जो सरवाइव कर गया था, और वो ये देखकर बहुत खुश होता है। अगले दिन हम देखते हैं तो उसके टीचर का मूड काफी खराब था और फिर वो बिना बात के अपना गुस्सा युकितोशी पर उतारने की कोशिश कर रहा था, लेकिन इस बार युकितोशी का भी दिमाग खराब था। वो उसके ऊपर अपने इंसेक्ट वाला जार फेंक देता है और फिर वो वहां से भाग कर निकल रहा होता है, लेकिन वो स्लिप करके वहां गिर जाता है। उसका टीचर बाहर आता है उसे मारने के लिए, लेकिन तभी जो उसने इंसेक्ट वाला जार फेंका था उसमें से जो वो स्पाइडर था वो आकर उसके बाइट कर लेता है। और पीछे जो बिल्डिंग्स में कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था तभी उनके वहां से कुछ सीमेंट के ब्रिक्स वहां आसमान से गिरते हैं जो उसके टीचर को कुचल देते हैं। और युकितोशी को लग रहा था कि ये स्पाइडर के पॉइजन की वजह से ही हुआ है, और अब वो आराम से उसे लेट कर उसे मरते हुए देख रहा था और काफी खुश भी हो रहा था। फिर हमें दिखाया जाता है कि वो बड़ा हो चुका है और वो एक लड़की के साथ डेट पर जाता है जिसके साथ वो इंटीमेट होता है, और उसके बाद वो उसे बुरी तरह मार देता है। उसके टीचर के मरने के बाद उसे किलिंग करने में और ज्यादा मजा आ गया था। साफ शब्दों में कहूँ तो ये एक साइको है। अब बाहर हमें दिखाया जाता है वही पुलिस वाला कमाता जो कैमरा में उन सबको देख रहा था और किसी से वो फोन पर बात कर रहा था और उससे कहता है मैंने ये सारे प्लेयर्स का सिलेक्शन बिल्कुल सही किया है, सब के सब इस गेम के लिए एकदम परफेक्ट है। तभी वो रेजी की शक्ल देखता है और उसे गुस्सा आने लगती है। फिर वो उठकर जाता है और कहता है हेलो मारी, तुम कैसी हो। हमें दिखाया जाता है तो वहाँ एक लड़की की डेड बॉडी रखी हुई थी। वो कहता है मारी, पापा ने आज तुम्हारा फेवरेट केक बनाया है, तुम खाओगी ना। तो हम ये देखकर कह सकते हैं कि ये पुलिस ऑफिसर भी एक साइको है। और बस यही ये पार्ट खत्म हो जाता है। अब क्या है कि इसका जो अगला पार्ट है वो इसका फाइनल पार्ट होगा, उसमें इसकी स्टोरी पूरी खत्म हो जाएगी और उसकी वीडियो मेरे पास पूरी बनी हुई रेडी है और मुझे सिर्फ पब्लिक करनी है। तो अगर वो वीडियो तुम्हें जल्दी से जल्दी चाहिए तो कमेंट करना पार्ट 3। अगर तो स्वागत है तुम्हारा। तो ये सब छोड़ो, आप जी देख लेता है, जिसके बाद अब उन तीनों के बीच भसड़ होती है। फिर हमें मिचिका का असली चेहरा भी दिखाया जाता है जहां वो दाइची को तुकुमुशी पार्ट 3। तो ये पार्ट स्टार्ट होता है जहां युकितोशी देखकर हैरान था कि आखिर अकाने को हुआ क्या। उसके बाद वो जाता है टाइमर वाले रूम में टाइम देखने के लिए। अब उसके जाते ही रेजी गुस्से में आ जाता है उस कमरे में अकाने से बदला लेने के लिए, क्योंकि तुम्हें पता ही है कि पहले उसने उसे गला घोट के मारने की भी कोशिश की थी। अब जब नीचे युकितोशी आकर टाइमर देखता है तो अभी भी 58 आवर्स बचे हुए थे। अब उसे ये देखकर बहुत ज्यादा गुस्सा आ रही थी कि अभी भी उसे 2 दिन और 10 घंटे तक इधर रहना पड़ेगा। तभी पीछे से वहां मिचिका आती है, वो उसे प्यार से बुलाता है लेकिन उसे कुछ सेंस हो जाता है और वो वहां से भागने लगती है। वो ही फिर उसका पीछा करता है और उसे पकड़ लेता है और फिर उससे कहता है अब मुझे बताओ कि तुमने अकाने के साथ क्या किया। फिर यहाँ से सीन शिफ्ट होता है बाहर जहाँ वो पुलिस वाला कमाता एक प्रोस्टिट्यूट लड़की से मिलने के लिए जाता है जिसका एक तरफ का फेस जला हुआ था। फिर वो उसे उस स्कूल की वीडियो दिखाता है जिसमें उस मोटे ने तोशियो को गला कर दिया था। फिर वो लड़की ये देखकर खुशी के मारे रोने लगती है और फिर वो कहती है आखिरकार ये साला मर ही गया, अब जाकर मेरे पति और बच्चे की आत्मा को शांति मिलेगी। फिर हमें पता चलता है कि वो उस बंदे की पत्नी थी जिसे पास्ट में तोशियो ने एक्सीडेंट करके मरवा दिया था, लेकिन वो उस एक्सीडेंट में बच गई थी। फिर वो तगादा का शुक्रिया अदा करती है। तभी हम देखते हैं कुछ डिटेक्टिव्स को तगादा पर शक हो गया था और वो अब उसका पीछा कर रहे थे। अंदर हम देखते हैं कि युकितोशी मिचिका में मार लगाने लगता है और उसे कहता है मैंने नोटिस किया कि अकाने के सर के पीछे एक पिन का निशान था, मुझे पता है कि तुमने ही उसके साथ कुछ किया है जिससे उसकी ऐसी हालत हो गई। तभी मिचिका अपने फ्लावर पिन को सेट कर रही थी उसे मारने के लिए, लेकिन वो उसे देख लेता है और उससे उसका फ्लावर छीन लेता है और कहता है अच्छा ये वो चीज थी जिसे तुमने
अकाने पर हमला किया था। तभी वो मौका देखकर उसे वहां से मार कर भाग जाती है। अब युकितोशी जैसे तैसे उस रूम में वापस आता है जहाँ अकाने थी, लेकिन जैसे ही वो एंटर करता है रूम में, उसके दिमाग का भूत हो जाता है, क्योंकि वहां वो देखता है कि रेजी ने अकाने को घोड़ी बना रखा था। अब ये देखकर युकितोशी को गुस्सा आ जाता है और वो उसे पीछे धक्का मार देता है, लेकिन तभी रेजी की पिचकारी की कुछ छींटे युकितोशी के मुंह पर आ जाती हैं। बुरा ना मानो, होली है, लेकिन युकितोशी बुरा मान जाता है और उसकी पिचकारी पर लात मार देता है। फिर वो जाकर अकाने को देखता है तो वो उससे कह रही थी, तुमने उसे रोका क्यों? मुझे बहुत मजा आ रहा था। युकितोशी कहता है कि ये साला इसके साथ क्या पॉइजन की वजह से हो रहा है, तू मुझे पागल कर देगी। अब इसलिए फिर वो उसकी गर्दन दबाकर उसे मार देता है। अब फिर वो आता है और रेजी का भी गला दबाकर उसे मारने की कोशिश कर रहा था, लेकिन तभी पीछे से मिचिका आकर उसे बचा लेती है। और फिर वो अपने फ्लावर को युकितोशी के जेब में ढूंढने लगती है, लेकिन वो उसे वहां नहीं मिलता। अब इससे पहले जाग जाता, वो रेजी को लेकर वहां से निकल जाती है। जब रेजी की आंख खुलती है तो वो टॉयलेट में था और वो फिर मिचिका का शुक्रिया अदा करता है उसे बचाने के लिए, और उसे कहता है अब तुम फिक्र मत करो, चाहे कुछ भी हो जाए मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। और फिर वो टॉयलेट्स के गेट्स निकालकर उसकी एंट्रेंस को ब्लॉक कर देता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि युकितोशी ने उसके फ्लावर को तोशियो के सर के अंदर घुसेड़ कर रखा था। वो जाता है और उसे निकालता है और फिर वो उसे खोलने की कोशिश कर रहा था, जिसकी वजह से उसका वो पॉइजनस पिन निकला है। और हाँ, उस पिन को निकालना बहुत ही मुश्किल था क्योंकि वो एक पैटर्न से खुलता था, सिर्फ एक बार घुमाने से वो नहीं निकलता था। इसलिए मिचिका चिल थी क्योंकि उसका पैटर्न काफी मुश्किल था और उसे नहीं लग रहा था कि ये कभी उसे खोल पाएगा। दूसरी तरफ हम देखते हैं टॉयलेट में रेजी मिचिका से कहता है, अगर मेरी जान भी चली गई तब भी मैं तुम्हें यहाँ से सुरक्षित बाहर निकालूंगा। ये सुनकर मिचिका इम्प्रेस हो जाती है और उसे किस कर लेती है। रेजी कहता है, ये क्या कर रही हो, यू आर जस्ट अ चाइल्ड। मिचिका कहते हैं, तुम ही ने कहा था ना मुझे अपनी लाइफ खुल के जीनी चाहिए, यहाँ से पता नहीं हम आगे जिंदा रहेंगे भी या नहीं। That's why अभी के अभी I want you रेजी कुन। और फिर वो अपने कपड़े उतार देती है। अब हम दूसरी तरफ देखते हैं तो अब 24 आवर्स रह गए हैं और इतने समय में युकितोशी ने अपने दिमाग से सारे के सारे पैटर्न्स को उस पेन पर ट्राई कर लिया है और आखिर में वो उस पेन को निकाल ही लेता है। दूसरी तरफ मिचिका और रेजी का फॉर प्लेस चालू हो जाता है। साला रेजी ने मुझे नहीं लग रहा इस पूरी स्टोरी में कुछ किया है ठुकाई के अलावा। अब वो कर रहे होते हैं तो थोड़ी देर बाद रेजी को रियलाइज होता है कि इसके तो फ्लैट है। नहीं, ऐसा नहीं, बट हाँ उसे रियलाइज हो जाता है कि भाई ये बच्ची है, मैं ये क्या कर रहा हूँ इसके साथ। और फिर वो उससे पीछे कर देता है और कहता है नहीं हम ये नहीं कर सकते। अब मिचिका को रियलाइज हो जाता है कि शायद उसकी बॉडी एक चाइल्ड वाली है, इसलिए वो उसे रिजेक्ट कर रहा है। और फिर उसे गुस्सा आ जाती है और फिर वो उसे घुसड़ मार कर वहां से चली जाती है और कहती है, अगर मेरी बॉडी अडल्ट वाली होती तो तुम नहीं रोकते। वैसे बात तो सही कही, फ्लैट और राउंड में काफी फर्क हो जाता है, लाइक द डिफरेंस बिटवीन साकुरा और हिनाटा। दूसरी तरफ हम युकितोशी को देखते हैं तो वो साला तो अकाने की डेड बॉडी के साथ आखिरी बार इंटीमेट हो रहा था। मैंने सही कहा था, ये साला तो साइको ही है। और ये सब करने के बाद फिर वो उसकी बॉडी का आरी से कीमा बना देता है और फिर वहां से निकलता है। रास्ते में उसे मिचिका मिलती है जिस पे वो पीछे से चुपके से पिन से अटैक करता है और उसके पॉइजन का टेस्ट उसे ही चखा देता है। और अब हमें दिखाया जाता है मिचिका का पास्ट, जहाँ हमें बताया जाता है कि वो एक छोटे से विलेज कोडाकू में रहती थी और उसी साल गर्मियों की छुट्टियों में वो अपने दो दोस्तों के साथ पूरा दिन खेलती थी। एक लड़की थी जिसका नाम था चिजुचान और एक लड़का था जिसका नाम था कोताकुल। दोनों उसी के एज के थे लेकिन दोनों उससे लंबे थे। एक और इंटरेस्टिंग बात कि असलियत में मिचिका का जो नाम था वो असलियत में मिचिको था, लेकिन जो उसका दोस्त कोता था वो उसे मिचिका मिचिका बुलाता था और अभी करेंटली भी उसने अपना नाम मिचिका ही रख रखा है। अब वो तीनों बहुत ही अच्छे दोस्त थे और साथ में खेलते और मजे करते थे, लेकिन जो चीजू थी उसे असल में कोता के ऊपर क्रश था, लेकिन उसने ये कभी कन्फेस नहीं किया। अब उनके गांव में एक टेंपल था जहां वो जाते थे। एक दिन उनका मास्टर उन सारे बच्चों को बुलाता है और उनसे कहता है, हमें एक सर्वाइवल कंपटीशन को करेंगे। ये चीज सालों से हमारे कोटाकू विलेज के रिचुअल में चली आ रही है और रूल्स बड़े सिंपल थे। वो सारे बच्चों को उस टेंपल में बंद कर देंगे, उन्हें खाने के लिए कुछ नहीं मिलेगा और 1 महीने का वक्त है उन सबको सरवाइव करना होगा। अगर तुम जिंदा बच गए तो तुम जीत जाओगे और अगर तुम्हें नहीं मरना है तो दूसरे बच्चों को मार खा जाओ। अब ये रिचुअल स्टार्ट होता है और एक एक बार के बच्चे एक दूसरे को मारने लगते हैं। अब इस दिन के बाद 3 बच्चे बचते हैं सिर्फ, कोता, चिजू
और मिचिको। अब चीजू मिचिका से कहती है कि मैंने सुना है कि जब तक सिर्फ एक बंदा नहीं रह जाएगा तब तक ये कंपटीशन खत्म नहीं होता। तो हमें बताइए कि मैं कोताकुन को लाइक करती हूँ, इसलिए ये लो मिचिको चाकू, मैं तो उसे नहीं मार पाऊंगी, ये काम तुम्हें ही करना होगा। मैंने अभी तक तुम्हारी रक्षा की है, अब तुम्हारी बारी है मेरी मदद करने की। अब ये सुनकर मिचिका सदमे में थी और दूसरे कमरे में चुपचाप बैठी हुई थी। अब वो सोच रही थी कैसे वो अपने एक दोस्त के लिए दूसरे दोस्त को मार दे। तभी कोता उससे वहां मिलने के लिए आता है और उससे हंसी मजाक करने लगता है। वो गुस्से में उसके चाटा लगा देती है और उससे कहती है कभी तो तुम सीरियस हो जाओ, पता भी है चीजू-सान ने मुझे तुम्हें मारने के लिए भेजा है, मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं। फिर वो उसके पास आता है और उसे किस करता है और उसे कहता है क्यों ना हम दोनों यहाँ से कहीं दूर चले जाएं, इससे तुम्हें किसी का खून नहीं करना पड़ेगा। चीजू को जितना मैं जानता हूँ वो इस विलेज और अपने रिलीजन को छोड़कर कहीं नहीं जाएगी। शी इज अ कल्ट बिलीवर, लेकिन हम यहाँ से निकल सकते हैं। चलो मैं अब चलता हूँ, मैं तुमसे यहीं कल मिलूंगा, मुझे अपना आंसर बता देना। अमिचिका यहाँ से कोता के प्यार में गिर जाती है, लेकिन चीजू भी उसकी बहन जैसी थी, वो उसे भी नहीं छोड़कर जा सकती थी ऐसे अकेले। लेकिन उसे पता था कि अगर वो यहाँ रही तो किसी न किसी एक को उसे मारना ही होगा। अब उसका दिमाग बहुत ज्यादा मैच्ड अप हो जाता है, वो चूज ही नहीं कर पा रही थी कि उन दोनों में से वो किसको मारे। अगली सुबह आप देखते हैं तो वो दोनों को ही मार देती है। वो कहती है मैं तुम दोनों में से किसी एक को चूज नहीं कर सकती थी, यू आर बोथ इम्पोर्टेंट टू मी, इसलिए उसने उन दोनों को ही उड़ा दिया। एंड देन वो उन दोनों को खाती है एंड सर्वाइव करती है और आखिर में वो कंपटीशन जीत जाती है। और इस रिचुअल में ये खतरनाक एक्सपीरियंस होने के बाद उसकी बॉडी पर इतना तगड़ा इफेक्ट पड़ता है कि उसकी बॉडी फिर ग्रो करना ही बंद कर देती है। एक्चुअल में मिचिका की एज काफी ज्यादा है बट उसकी बॉडी वही 9-10 साल वाली है। हम प्रेजेंट टाइम में आते हैं जहां उसके पॉइजन लगने के बाद वो तड़प रही थी और फिर युकितोशी उसे अपने साथ उठाकर ऊपर ले जाता है चाकू वाले कमरे में। उसे खत्म करने के लिए फिर वो आरी उठाता है और उस पर हमला करने वाला होता है कि तभी पीछे से रेजी वहां आ जाता है और उसे रोक लेता है और फिर वो चाकू अपने हाथ में ले लेता है। युकितोशी भी फ्लावर पिन को निकाल लेता है और फिर वो कहता है मिचिका तो वैसे ही मरने वाली है, उसके बाद मैं तुम्हें भी मार दूंगा और फिर मेरा ये कोडाकू कंप्लीट हो जाएगा। और फिर वो कैमरे की तरफ देखकर बोलता है सुन रहे हो ना रेनबे, हमने की बाहर तका था, उस कैमरे पर देख रहा था। रेजी कहता है ये रेनबे कौन है? वो बताता है ये वही शख्स है जिसने हम सबको इधर बंद किया था। और फिर रेजी और युकितोशी की फाइट स्टार्ट होती है। तो कैसी लग रही है वीडियो? अगर अच्छी लग रही है तो ताकि वो उसके अंदर की देता। फिर युकितोशी कहता है साइड को बाहर निकाल सके। वो अपना रेनबे कौन है? वो बताता है ये वही शख्स है जिसने हम सबको इधर बंद किया था। और फिर रेजी और युकितोशी की फाइट स्टार्ट होती है। तो कैसी लग रही है वीडियो? अगर अच्छी लग रही है तो लाइक करो, शेयर करो, डिस्क्रिप्शन में मेरे सोशल मीडियाज के लिंक है, जाकर फॉलो करो। अभी जो युकितोशी था वो जानबूझकर रेजी को इंस्टिगेट कर रहा था लड़ने के लिए ताकि वो उसके अंदर की डार्क साइड को बाहर निकाल सके। वो अपना हाथ भी उसके सामने ले जा रहा था जानबूझकर। रेजी उसे मना कर रहा था कि मेरे पास मत हो और फिर वो डर के मारे उस पर चाकू से हमला कर देता है और उसकी उंगलियां काट देता है। फिर युकितोशी कहता है नाइस, यही तो लुक देखना चाहता था मैं। और फिर वो अपने फ्लावर पिन से उस पर हमला करने के लिए आता है, लेकिन रेजी अपने हाथों से अपने फेस को बचा लेता है और ये युकितोशी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था। एंड देन रेजी ओपनिंग देखकर युकितोशी पर हमला करके उसे बीच में से काट देता है। कटने के बाद भी वो हंस रहा था और कहता है बहुत बढ़िया रेजी गुन, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं तुम्हारे हाथों मरूंगा, लेकिन बदकिस्मती से वो पॉइजन तुम्हारी बॉडी में कुछ देर में फैल जाएगा और तुम भी मारे जाओगे। There will be no winner of this कोडाकू। अब रेजी वो चाकू उठाता है और अपने हाथ की वहां से खाल काट देता है। फिर वो बुरी तरह दर्द से तड़प रहा था। उसके बाद उसका वो बॉडी पार्ट सड़ ना जाए इसलिए फिर वो उसे ट्रीट करने के लिए कुकिंग पॉट को इंडक्शन पर गर्म करता है और उस गरम कुकिंग पॉट पर अपना हाथ लगा देता है। भाई इस दर्द में गांड फट जाती है। वैसे इसे देखकर 100 मूवी का सीन याद आ गया। बार हम देखते हैं कि कमाटा गाड़ी में बैठा हुआ था और ये सब देख रहा था और ये देखकर वो बहुत ज्यादा डिसअपॉइंट था कि साला रेजी अभी भी जिंदा है। तभी वहां बाकी के डिटेक्टिव्स आते हैं उसे पकड़ने के लिए, लेकिन वो अपनी गाड़ी तुरंत ही भगाने लगता है। तभी उसकी गाड़ी के सामने एक बच्ची आ जाती है और वो उसे बचाने के लिए तुरंत ही अपनी गाड़ी मोड़ देता है और उसकी गाड़ी जाकर एक पेड़ में टकरा जाती है और वो बुरी तरह घायल हो जाता है। फिर हमें अंदर दिखाया जाता है जहाँ रेजी मिचिका को लेकर वो टाइमर वाले रूम में चला जाता है और हम देखते हैं कि अब सिर्फ 10 घंटे बचे हुए हैं। फिर वो वहाँ लेटे लेटे इंतजार करते हैं जब तक टाइम खत्म नहीं होता और फिर इंतजार करते करते आखिरकार वो टाइम खत्म हो ही जाता है। रेजी खुशी के मारे उछल रहा था कि अब हम यहाँ से बाहर निकल सकते हैं। अब वो बाहर जाता है देखने कि कोई दरवाजा खुला कि नहीं। मिचिका के सामने उसकी दोस्त की रिफ्लेक्शन आती है। वो उसे कहती है तुम रेजी को कोताकुन समझ रही हो, वो नहीं है,
मिचिका कहती है मैं जानती हूँ मैं क्या कर रही हूँ, मुझे मत सिखा। अब जो कमाता है वो एक्सीडेंट के बाद अब हॉस्पिटल में एडमिट था, तो अब कौन इन्हें स्कूल से आजाद करता। रेजी हैरान हो जाता है कि टाइमर खत्म होने के बाद भी वो बाहर नहीं जा पा रहा था। वो वापस कमरे में आता है तो मिचिका वहां जोर जोर से हंस रही होती है और उसे कहती है इस टाइमर का इस गेम से कोई मतलब नहीं। वो कहता है आखिर तुम हो कौन मिचिका। मिचिका कहती है अब हम दोनों ही रह गए हैं सिर्फ, तो अब टाइम आ गया है रात से पर्दा हटाने का। क्या है कि जिस बंदे ने हमें इधर बंद किया है उसकी मदद मैं कर रही थी। मैंने अपनी मर्जी से ये कोटाकू ज्वाइन किया, अ रिचुअल टू मेक मी द किंग अगेन। सबको शक था युकितोशी पर, उसने तो ये कोटाकू सिर्फ मजे के लिए ज्वाइन किया था। He wanted to experience। साला सच में ये युकितोशी तो साइको ही है, ये क्या अम्यूजमेंट पार्क था जो मजे के लिए आ रहा है। मिचिका कहती है एक और बात, जब तुम आराम से नींद पूरी कर रहे थे तब मैंने ही पीछे से जाकर यूमी चान को मारा था। मैंने ही ताइची को अकाने को मारने के लिए भड़काया था, फिर मैंने ही अकाने को पॉइजन भी दिया और फिर तुमने युकितोशी को भी मारा सिर्फ मेरे लिए। फिर रेजी कहता है कि आखिर में तुमने मुझे क्यों जिंदा छोड़ दिया। वो कहती है अगर मैं सबसे कमजोर प्लेयर को आखिर तक रखूंगी तो मैं आराम से जीत सकती हूँ। वो फिर गुस्से में आता है उसे मारने के लिए, लेकिन पीछे दीवारों में मुक्के मारकर वो अपना गुस्सा शांत कर देता है, बिकॉज उसके लिए अभी भी वो वही बच्ची मिचिका थी। फिर वो उसके बाल पकड़कर उससे पूछता है कि मैं यहाँ से बाहर कैसे निकल सकता हूँ। वो कहती है तुम्हें मुझे मारना होगा, इट इज द ओनली वे। और फिर वो उसे उसकी होड्डी का कॉर्ड देती है, लेकिन रेजी मना कर देता है और कहता है मैं तुम जैसा कातिल नहीं। वो फिर चिल्लाकर उसे कहती है अगर तुम्हें सरवाइव करना है तो तुम्हें मुझे मार कर खाना ही होगा। तभी उसके मुंह से खून निकलने लगता है और उसे पता चल जाता है कि उसके पास अब ज्यादा टाइम नहीं रह गया। फिर वो उसे रोते हुए कहती है कि मैंने सर्वाइवल के लिए कोता और चीजों को मार दिया था, लेकिन उसके बाद भी मैं हर दिन घुट घुट के मरी रही हूँ। अगर तुमने यहाँ से सर्वाइव भी कर लिया उसके बाद भी तुम्हें ये सफरिंग हमेशा जिंदगी भर झेलनी पड़ेगी। लेकिन वो उसकी बात सुनी नहीं रहा था और वो वहां से जाने लगता है। और फिर मिचिका खेलती है अपना लास्ट ट्रम्प कार्ड और कहती है तुम फिर से भाग रहे हो रेजी कुन, जैसा तुम उस वक्त मारी चांद को छोड़कर भाग गए थे। रेजी का एकदम सीरियस फेस हो जाता है और वो कहता है तुम्हें उसके बारे में कैसे पता और क्या क्या पता है तुम्हें मेरे और मारी के बारे में। और अब आखिरकार रेजी का पास्ट हमें दिखाया जाता है। रेजी काफी अच्छे परिवार से था, उसके माता पिता काफी पैशनेट थे एजुकेशन को लेकर और वो चाहते थे कि उनका बच्चा कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी करे, लेकिन रेजी एक बहुत ही एवरेज बच्चा था। वो ना तो किसी स्पोर्ट्स में बहुत अच्छा था और ना ही पढ़ाई में। ये चीज उसके पेरेंट्स को काफी डिसअपॉइंट करती थी और वो उस पर काफी ज्यादा चिल्लाते थे। उसे वो ऐसा एहसास दिलाते थे जैसे वो उनके ऊपर एक बोझ है। लेकिन जैसे रेजी ये कड़वे घूट पी रहा था और अपने कॉलेज टाइम में वो अलग सेपरेट भी रहने लगता है। अब जैसे वो अपनी जिंदगी को सिर्फ काट रहा था, उसके अंदर कोई एक्साइटमेंट और कोई पैशन नहीं था अपनी लाइफ को लेकर। अब एक दिन जब वो अपने दोस्तों के साथ एक पार्टी में जाता है, जब दूसरे क्लास के भी स्टूडेंट्स आए थे, वो सब मिलकर गेम्स खेल रहे थे और बातें कर रहे थे। तभी उनमें से एक लड़की उन्हें बताती है कि हमारे कैंपस के पास एक हॉन्टेड हाउस है जब पहले के टाइम पर रिचुअल्स हुआ करते थे और सुनने में आया कि कुछ टाइम पहले उधर एक लड़के ने अपनी लवर को मारा था और वो आज भी सबको हॉन्ट करती है। एक्चुअली में वही जगह है जब मिचिका ने कोटाकू रिचुअल खेला था और आखिर तक सर्वाइव किया था और ये वही जगह भी है जहां युकितोशी ने अपनी लाइफ स्टोरी में अपनी लवर को मारा भी था और उन सबका गेम चल रहा होता है। तभी हमें दिखाया जाता है कि उधर एक लड़की भी थी जिसे असल में रेजी के ऊपर क्रश था। अब जब ये बात उनके दोस्तों को पता चल जाती है तो फिर उसके दोस्त जबरदस्ती माकी और रेजी का किस भी करवा देते हैं। अब जाने के टाइम पर भी वो सब उन दोनों को अकेला छोड़ देते हैं, जिसके बाद फिर अकेले में उनका वो मोमेंट बन जाता है। फिर वो होटल जाते हैं और हुकअप कर लेते हैं। वहाँ रेजी को ये भी पता चलता है कि इट्स मारीज फर्स्ट टाइम। जब उसको खड़ा होता है तो वहां से मारी जा चुकी थी। अब रेजी को ये सिर्फ एक सिंपल हुकअप लग रहा था। वो सोच रहा था कि पता नहीं अब वो कब मारी से दोबारा मिलेगा, लेकिन जैसे ही वो घर वापस जाता है मारी उसके घर में ही थी एंड शी इज प्रिटेंडिंग लाइक शी इज हिज वाइफ। और मारी उसके घर में उसके लिए खाना वगैरह सफाई वगैरह सब कुछ कर रही थी। अब रेजी रोज सोचता कि आज वो उसे ये कह ही देगा कि हम बहुत तेजी से चल रहे हैं, मैं तुम्हें इतना ज्यादा पसंद भी नहीं करता हूँ और आज मैं उसे पक्का घर से निकाल दूंगा। लेकिन वो ऐसा कर ही नहीं पा रहा था। लेकिन जैसे जैसे वो और दिन उसके साथ रहने लगता है उनके बीच क्लोजनेस बढ़ने लगती है और फिर रेजी को रियलाइज हो जाता है कि मारी सच में उसे कितना ज्यादा प्यार करती है। तो फिर वो भी उसे एक्सेप्ट करने लगता है। उसके कुछ दिन बाद फिर मारी रेजी को उसके बाप से मिलवाती है जिसका नाम था मिहारू कमाता, वही पुलिस ऑफिसर। वो सब बैठकर डिनर कर रहे होते हैं, लेकिन जैसे ही मारी टॉयलेट के लिए जाती है कमाता रेजी को उठाकर पटक देता है और उसे कहता है तुम्हारे चेहरे के लुक से मैं देखकर बता सकता हूँ कि तुम कैसे लड़के हो। मारी मेरी जान है और मैं देखकर बता सकता हूँ कि वो सच में तुमसे कितना प्यार करती है। अगर तुम उसको लेकर सीरियस नहीं हो तो उसे छोड़ दो। अब वो घर जाता है और उसके बारे में वो काफी सोचता है, लेकिन मारी इतनी ज्यादा अच्छी थी कि उसका मन बन जाता है कि वो अपनी पूरी जिंदगी मारी के साथ ही रहे। लेकिन फिर एक दिन जब वो घर आता है तो मारी उसे बताती है कि शी इज प्रेग्नेंट। अब ये सुनकर रेजी घबरा जाता है। अब जो मारी थी वो तो बहुत ही ज्यादा खुश थी इस बच्चे को इस दुनिया में लाने के लिए, लेकिन रेजी को पता था कि वो अभी भी स्टूडेंट है, वो इतनी बड़ी रिस्पांसिबिलिटी अभी नहीं उठा सकता। अब रेजी उसे कहता भी है कि इट्स टू सून, हमें ये बच्चा करवा देना चाहिए। लेकिन मारी उसे समझाने की कोशिश करती है कि नहीं हम ये कर सकते हैं, दैट्स आवर बेबी। अब रेजी बहुत ज्यादा डिसअपॉइंट हो जाता है। उसे लगता है कि मारी अंडरस्टैंड्स हिम, लेकिन वो भी उसके माता पिता की तरह ही उसे समझ नहीं पा रही थी कि वो क्या कहने की कोशिश कर रहा है। अब रेजी सोचता है कि मुझे कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा इसे रोकने के लिए। अब उसे काफी बार समझाता है कि हमें ये बच्चा अबॉर्ट कर देना चाहिए, लेकिन मारी नहीं सुन रही थी उसकी बात। अब उस पर कोई चारा नहीं। अब वो सोचता है कि मारी को थोड़ा सा टॉर्चर करके उसे डराने की, इसलिए फिर वो उसे बांध कर ले जाता है वही कोटाकू वाले हॉन्टेड घर में और उधर जाकर उसे बंद कर देता है। फिर वो एक दो दिन में आता था उससे पूछने के लिए क्या तुम इस बच्चे को अब करोगी, लेकिन वो हर बार मना कर रही थी। अब ऐसे ही काफी दिन हो जाते हैं, लेकिन एक दिन
वो देखता है एक लड़की को रोते हुए। एंड देन रेजी को एकदम से अंदर से रियलाइज होता है कि मैं मारी से प्यार करता हूँ, मैं ये क्या कर रहा हूँ उसके साथ। अब वो भाग कर जाता है उसे मिलने के लिए, और जैसे ही वो दरवाजा खोलता है तो वो उस रूम से गायब हो गई थी, और वहाँ उधर उस रूम के कोने में एक गड्ढा हो रखा था जहाँ से मारी बाहर निकल गई थी। फिर मैंने आज तक उसे कभी नहीं देखा। अब हम प्रेजेंट टाइम में आते हैं जहाँ मिचिका कहती है क्यों झूठ बोल रहे हो, पता है वो जगह हमारे कल्ट नहीं खरीद रखी थी, इसलिए मैंने वहाँ पर एक हिडन कैमरा भी लगा रखा था। मुझे पता है असलियत में वहाँ क्या हुआ था। फिर हमें दिखाया जाता है कि असलियत में वहाँ क्या हुआ था। जब रेजी उस छेद को देखता है तो उसका पीछा करते हुए उसके अंदर जाता है और बाहर निकल आता है पीछे क्लिफ की तरफ जहाँ नीचे समुद्र था। वो तभी नीचे देखता है तो वहाँ मारी लटक रही होती है। वो उसे हाथ पकड़ कर उसे खींच कर जाने की कोशिश करता है। मारी कहती है मुझे पता था तुम जरूर आओगे, नाउ वी कैन सेव आवर बेबी। अब ये सुनकर रेजी समझ जाता है कि अभी तक इसका माइंड चेंज नहीं हुआ और वो उसका हाथ छोड़ देता है और मर जाती है। अब प्रेजेंट टाइम में मिचिका कहती है तुम इस सच से भाग नहीं सकते। अब ये सुनकर रेजी पागल हो जाता है क्योंकि इस सच से वो हमेशा भाग रहा था। और फिर वो उस हुडी के कॉर्ड से मिचिका का गला पूरी तरह दबाकर उसे मार देता है। और फिर वो ऐसे ही अकेला वहां पड़ा रहता है और दिन बीतते जा रहे थे। अब उसे बहुत तेज भूख लगने लगती है, उस पर कोई और चारा नहीं था। फिर वो उन बॉडीज को पका पका कर खाने लगता है। अब ऐसे ही 2 महीने बीत जाते हैं। हमें हॉस्पिटल में दिखाया जाता है कि अब कमाता सही हो चुका है। तभी हम देखते हैं कि वहां स्कूल में पुलिस वाले आखिरकार पहुंच जाते हैं और उधर उन्हें एक सर्वाइवर मिलता है। और जब ये बात कमाता सुनता है तो वो हैरान हो जाता है कि रेजी साला अभी तक जिंदा है। अब उधर पुलिस वाले सर्च करते हैं तो उन्हें कोई डेड बॉडी नहीं मिलती क्योंकि रेजी ने वो सारी डेड बॉडीज खाकर सर्वाइव किया था। इन 2 महीनों में उसकी हालत बहुत खराब हो गई थी, वो एकदम ज़ॉम्बी जैसा लग रहा था। उसके बाद उसकी हालत देखकर उसे हॉस्पिटल में एडमिट किया जाता है। और कमाता को जब ये खबर मिलती है कि वो हॉस्पिटल में है तो वो गन लेकर जाता है उसे खत्म करने के लिए। जैसे वो कमरे में जाता है तो रेजी उसके पीछे था और वो उससे झुककर माफी मांगता है और कहता है मुझे रियलाइज हो गया कि मैं कितना बेवकूफ था, मुझे उसका बहुत अफसोस है जो भी मैंने मारी के साथ किया, लेकिन उस कोडाकू में 2 महीने के रहने के बाद मैं पूरा चेंज हो चुका हूँ। नाउ I'm stronger and you are the one who changed me. Now I'm not going to run away anymore. कमाता कहता है you monster और उस पर गन तान कर उस पर गन चलाने ही वाला होता है कि तभी वो उछलकर उसकी गर्दन को अपने मुंह से दबोच लेता है और दांतों से उसको फाड़ कर खा जाता है और कहता है इसी के साथ I finish the Kodaku। तभी वहां दूसरे पुलिस वाले आ जाते हैं और ये देखकर उनकी फट जाती है। अब इस स्टोरी का हमें लास्ट पैनल दिखाया जाता है कि उस हॉस्पिटल के सामने एक होटल था जिसके एक कमरे की खिड़की से एक लड़की खड़ी होकर देख रही थी जिसके हाथ में एक बच्चा भी था और कहा जाता है कि ये लड़की मारी थी। और बस यही ये चैप्टर खत्म हो जाता है। अब हमें स्टोरी में आगे ये नहीं बताया कि हाउ मारी सर्वाइव्ड और क्या वही इस सब के पीछे थी और या फिर ये मारी थी नहीं कोई और था। लेकिन अगर कोई और भी था तो क्या मतलब इसे लास्ट पैनल